केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्किल इंडिया कार्यक्रम को 2026 तक जारी रखने और इसके पुनर्गठन को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 आधार अंकों की कमी कर रेपो रेट को घटाकर 6.25% किया। वर्ष 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.7% रहने का अनुमान। चीन में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल शुरू, 59 भारतीय एथलीट खेलों में भाग लेंगे। और फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मंत्रिमंडल ने स्किल इंडिया कार्यक्रम को 2026 तक जारी रखने और इसके पुनर्गठन को मंजूरी दी। 2022-23 से 2025-26 तक 8,800 करोड़ रुपए की लागत के साथ इस कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के विस्तार को भी मंजूरी दी। आज स्किल इंडिया प्रोग्राम को 8,800 करोड़ रुपए नया अप्रूवल मिला है और इसमें बड़ा फोकस लाया गया है कि कन्वर्जेंस पे बहुत ध्यान हो, क्वालिटी पे बहुत ध्यान हो और इस तरह से हो कि जिससे कोऑर्डिनेशन बने विभिन्न सेक्टर्स में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से फ्रांस की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे वहां एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी सोमवार शाम को पेरिस पहुंचेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा एलिसी पैलेस में आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। श्री मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मंगलवार को राष्ट्रपति मैक्रों के साथ एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे और भारत फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित करेंगे। First, at the invitation of President Emmanuel Macron, Prime Minister Shri Narendra Modi will be visiting France from 10th to 12th February 2025. This visit is on the occasion of the organization of the Artificial Intelligence Summit, the AI Action Summit that France is organizing. And Prime Minister will co-chair this AI Action Summit alongside President Macron of France. श्री मोदी बुधवार को युद्ध स्मारक जाएंगे और प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। दोनों नेता संयुक्त रूप से मार्सिले में भारत के नवीनतम महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी बुधवार और बृहस्पतिवार को अमेरिका यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश सचिव ने बताया कि नए प्रशासन के कार्यभार संभालने के केवल 3 सप्ताह के भीतर ही श्री मोदी को वहां आमंत्रित किया गया है, जो भारत अमेरिका साझेदारी के महत्व को दर्शाता है। The fact that the Prime Minister has been invited to visit the US within barely 3 weeks of the new administration taking office shows the importance of the India-US partnership and is also reflective of the bipartisan support that this partnership enjoys in the United States. And the visit will be a valuable opportunity to engage the new administration on all areas of mutual interest. अमेरिका से भारत के अवैध प्रवासियों के निर्वासन पर विदेश सचिव ने कहा कि इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार का मामला उठाना एक वैध मुद्दा है। उन्होंने कहा कि भारत लगातार अमेरिकी अधिकारियों पर जोर डालता रहा है कि निर्वासित लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए करीब 5 वर्ष बाद रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कमी की है और इसे 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक के बाद आज मुंबई में ये घोषणा की। The MPC unanimously decided
to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. Consequently, the standing deposit facility, the SDF rate shall be at 6.0% and the marginal standing facility rate and the bank rate shall be 6.5%. The MPC also decided unanimously to continue with the neutral stance and remain unambiguously focused on a durable alignment of inflation with the target while supporting growth. केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.7% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर एलिस वाज ने बताया कि सुचारू और निष्पक्ष मतगणना प्रक्रिया के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी ईवीएम की सुरक्षा के लिए अधिकारी तैनात हैं। दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वोटों की मतगणना के लिए दिल्ली के 11 जिलों में 19 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। सुश्री वाज ने कहा कि 70 विधानसभा क्षेत्रों के फॉर्म 17C सहित चुनावी दस्तावेजों की जांच पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि ईवीएम को आयोग और पुलिस अधिकारियों की सतत निगरानी में स्ट्रांग रूम में रखा गया है। मतदान किए गए ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चुनाव आयोग के सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। इनमें ईवीएम और वीवीपैट की 24 घंटे त्रिस्तरीय सुरक्षा की तैनाती, स्ट्रांग रूम में आने जाने के लिए एक ही द्वार, डबल लॉक सिस्टम, स्ट्रांग रूम के खुलने और बंद होने के दौरान वीडियोग्राफी, वीआईपी और अधिकारियों सहित किसी भी वाहन के प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल है। मतगणना पर्यवेक्षकों, सहायकों, माइक्रो पर्यवेक्षकों और अन्य सहायक कर्मियों सहित लगभग 5000 स्टाफ सदस्यों को मतगणना प्रक्रिया के लिए तैनात और प्रशिक्षित किया गया है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल मतदाता पर्चियों की मतगणना रेंडमली चुनी जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। लोक निर्णय, दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम 8 फरवरी सुबह 9 बजे से। मतगणना की पल पल की खबर, हर सीट की सटीक जानकारी, संवाददाताओं से ताज़ा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण। आकाशवाणी गोल्ड सहित अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए लोक निर्णय। दिल्ली विधानसभा के लिए 5 तारीख को हुए चुनाव में 60.54% मतदान हुआ था। इस बीच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के भाजपा पर लगाए गए आरोप की जांच के लिए उनके निवास पर पहुंची। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनके उम्मीदवारों को भाजपा ने 15 करोड़ रुपए देने की पेशकश की थी। हालांकि जांच दल को निवास स्थान में प्रवेश नहीं करने दिया गया। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस मामले में एसीबी में शिकायत दर्ज कराई है और दावा किया कि उन्होंने एसीबी को सभी साक्ष्य उपलब्ध करा दिए हैं। दूसरी ओर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को आधारहीन बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा में आज आम बजट 2025-26 पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के धर्मवीर गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट देश के सामने मौजूदा कृषि चुनौतियों का समाधान करने में विफल रहा है। उन्होंने किसानों की आत्महत्या का मुद्दा भी उठाया। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया। भाजपा के राव राजेंद्र सिंह ने चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय बजट की सराहना की और कहा कि इसमें गरीबों, किसानों और महिलाओं के हितों का ध्यान रखा गया है। तेलुगु देशम पार्टी के दग्गुमल्ला प्रसाद राव ने कहा कि ये विकसित भारत बजट विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने के लिए बनाया गया है। सरकार ने आज कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में 10 साल से ज्यादा समय से 7000 से ज्यादा मामले लंबित हैं। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि 10 साल से अधिक समय से लंबित इन मामलों में से लगभग 6000 सिविल मामले हैं। देश में मातृ मृत्यु दर में 83% की गिरावट आई है, जबकि पिछले 30 वर्षों के दौरान वैश्विक स्तर पर इसमें 42% की कमी आई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। सरकार ने आज कहा कि 100 दिन के टीबी मुक्त भारत अभियान के दौरान 1,59,000 से अधिक रोगियों का पता चला है। पिछले वर्ष 7 दिसंबर से ये अभियान शुरू किया गया था।
सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के तहत पहचाने गए किसी भी दुर्लभ रोग से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। सरकार ने आज कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए रक्षा आधुनिकीकरण के लिए बजटीय आवंटन में 6.34% की वृद्धि की गई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठी ने ये जानकारी दी। सरकार ने कहा है कि उसने टकराव वाले सभी स्थानों से सैनिकों की पूर्ण वापसी सुनिश्चित करने और भारत चीन सीमा पर शांति बहाल करने के लिए राजनयिक तथा सैन्य दोनों माध्यमों का इस्तेमाल किया है। विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री कृति वर्धन सिंह ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। केंद्रीय कोयला और खदान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयला मंत्रालय कोयला आयात कम कर रहा है और घरेलू उत्पादन बढ़ा रहा है। आज नई दिल्ली में श्री रेड्डी ने कहा कि कोयला मंत्रालय कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के पथ पर अग्रसर है। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज के महाकुंभ में करीब 10 लाख लोग कल्पवास की प्राचीन परंपरा का पालन कर रहे हैं। श्रद्धालु माघी पूर्णिमा तक 1 महीने तक कल्पवास करते हैं, जिसमें वे निर्धारित अनुष्ठानों का सख्ती से पालन करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पवित्र अनुष्ठान के दौरान श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट। महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अपने घरों की ओर जा रहे हैं, लेकिन लाखों लोग ऐसे भी हैं जो लगभग 1 महीने से संगम के तट पर रहकर पूजा पाठ में लीन हैं। इन्हें कल्पवासी कहा जाता है, जो एक दिन में 3 बार स्नान करते हैं और अनुशासन का पालन करते हुए मोह माया से दूर रहकर ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक कल्पवासी महिमा शंकर तिवारी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि वे पिछले 18 सालों से कल्पवास कर रहे हैं। हम 18 साल से हो रहा है हमारा निजी। ईश्वर के भजन में लीन रहते हैं। 1 महीने कथा भागवत यहीं सुनते हैं। जो कोई मिल गया सहयोगी उसको भी प्रेरित करते हैं, नहाइए आप। वहीं ग्वालियर की रहने वाली एक महिला कल्पवासी रीमा सिंह ने बताया कि वह कल्पवास के दौरान ईश्वर की पूजा अर्चना और भक्ति में लीन रहती हैं। यहाँ तो 3 टाइम नहाते हैं, 1 टाइम भोजन करते हैं, शाम को पूजा पाठ करते हैं और बस पूजा पाठ में रहते हैं, ध्यान भक्ति करते हैं, कथा सुनते हैं। यही लगता है कि बस यही गंगा जी के पास रहूं। 1 माह तक चलने वाला यह कल्पवास 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ था और यह 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा तक चलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। आकाशवाणी महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने आज प्रयागराज के महाकुंभ में आकाशवाणी के कैंप कार्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आकाशवाणी के अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत की और महाकुंभ के व्यापक कवरेज के लिए की गई व्यवस्था की समीक्षा की। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल आज चीन के हार्बिन में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुए। 14 फरवरी तक चलने वाली प्रतियोगिता में 34 देशों के 1200 खिलाड़ी शामिल होंगे। भारत ने खेलों में अब तक का सबसे बड़ा 59 खिलाड़ियों का दल भेजा है। फीफा ने संविधान में संशोधन और निष्पक्ष चुनाव कराने में विफल रहने के कारण पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 2015 के बाद से ये तीसरी बार है जब पीएफएफ को वैश्विक फुटबॉल निकाय द्वारा निलंबन का सामना करना पड़ा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्किल इंडिया कार्यक्रम के लिए 8,800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। साथ ही राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के विस्तार को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर रवाना होंगे। पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 आधार अंकों की कमी कर रेपो रेट को घटाकर 6.25% किया। वर्ष 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.7% रहने का अनुमान। चीन में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल शुरू। 59 भारतीय एथलीट खेलों में भाग लेंगे और फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।